हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, कैसे हैं? ज़बरदस्त। अच्छा भाई, प्रीवियस जो आपका पार्ट था, प्रीवियस जो आपका लेक्चर था काइनेमेटिक और डायनेमिक के एमसीक्यूज का था, जो कि पब्लिकली हमने शेयर किया जितना हमसे हो सका, ठीक है। अच्छा, एग्जैक्टली इसी सीक्वेंस में आज थर्ड पार्ट पे हम आते हैं, फोर्थ पार्ट भी इसका होगा, दैट इज अगेन विथ काइनेमेटिक एंड डायनेमिक, ठीक है। तो इसी चैनल पे जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 अवेलेबल थे, वहीं पे ये चीज़ भी अवेलेबल होगी। सो आई होप कि आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, आपको नोटिफिकेशन इस तरह से मिलते भी रहेंगे और मुख्तलिफ जो वीडियोज़ हैं इस चैनल के आपको मिलेंगे ताकि आपको मैक्सिमम फ़ायदा हो जाए। चलें ठीक है भाई, आते हैं इस एमसीक्यूज़ पे। काइनेमेटिक और डायनेमिक का एक और है यहाँ पे, ओके। Average force needed to stop a bullet of mass 20 gram that is moving with the speed of 250 meter per second and it penetrate into the wood for the distance of 12 centimeter। अच्छा सुने जरा, फोर्स की कहानी है। अच्छा, कितना फोर्स चाहिए होगा किसी भी बुलेट को जब वो किसी भी लकड़ी से पास होती है, दैट इज अ ब्लॉक मेड ऑफ वुड, ओके। सो हाउ मच फोर्स नीडेड टू स्टॉप। अच्छा, फोर्स नीडेड टू स्टॉप का मतलब ये कि यू आर टॉकिंग अबाउट फ्रिक्शनल फोर्स, या वो फोर्स हमें चाहिए जो कि इस बुलेट को रोके, राइट। सो इन अदर वर्ड्स यू कैन से बुलेट वाज मूविंग विद सर्टेन रेट स्पीड बट नाउ इट कम्स टू रेस्ट, या ये जब रेस्ट में आ जाती है तो बताते हैं कितना फोर्स लगेगा। तो बड़ा सिंपल है, मैं दोबारा से आपको समझा देता हूं। ये है मिसाल के तौर पे हम कहते हैं दैट इज अ वुड, यू नो, दैट इज अ ब्लॉक मेड ऑफ वुड, ओके। अच्छा, बुलेट इज एक्चुअली फायर्ड इनसाइड, या यहाँ पे हमने बुलेट फायर की। अच्छा, मास ऑफ बुलेट इज एक्चुअली डिफाइंड, स्पीड ऑफ बुलेट इज आल्सो गिवन। आपसे ये बात की गई है कि जब ये पेनिट्रेट होती है ना इस ब्लॉक से, तो कितना रेजिस्टिंग फोर्स यहाँ पे, या रेजिस्ट करने के लिए कितना आपने फोर्स यहाँ पे प्रोड्यूस करना होगा, या फ्रिक्शनल जो फोर्स है वो कितना प्रोड्यूस होगा अगर ये पेनिट्रेट होकर 12 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर के बाद रुक जाती है। 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद ये रुक जाए, तो बता दो व्हाट इज द फोर्स नीडेड। अच्छा, रुकती कहाँ पे? मीडियम में, डेंसर मीडियम है, क्योंकि पहले तो आ रही थी कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज नॉट एक्चुअली रिक्वायर्ड। दिस इज ऑल अबाउट द फ्रिक्शनल फोर्स रिक्वायर्ड इन दिस डेंसर मीडियम व्हिच वाज नेसेसरी टू स्टॉप द बुलेट एक्चुअली, राइट। सो हियर यू गो, F इज इक्वल टू एम। बड़ा सादा सिंपल तरीका ये है आपके किसी भी फोर्स मालूम करने का अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, मास कितना है? दैट इज गिवन, मास आपके पास मौजूद है 20 ग्राम, दैट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू किलोग्राम। कैन यू टेल मी हाउ वी कन्वर्ट ग्राम इनटू किलोग्राम? सिंपली डिवाइड बाय 1000, क्योंकि स्टैंडर्ड सिस्टम या एसआई सिस्टम के मुताबिक करना पड़ेगा। तो इफ यू गो थ्रू फर्दर यू विल फाइंड 0.02 किलोग्राम मास आपके यहाँ मौजूद है। अच्छा, हाउ मच फोर्स नीडेड टू स्टॉप द बुलेट, इसका मतलब है फाइनल वेलोसिटी वुड बी 0। फ्रॉम हियर आपको यहाँ पे ये बताया गया कि भाई फाइनल वेलोसिटी क्या रखनी है, आपने 0 रखनी है, और जो इनिशियल स्पीड है दैट इज एक्चुअली गिवन। जो डिस्टेंस कवर्ड है वो भी आपने यहाँ पे मौजूद है ना। अच्छा बेटा, डिस्टेंस मस्ट बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ मीटर बिकॉज वी नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड सिस्टम, एसआई सिस्टम। तो you can convert this centimeter into meter. How can we do? Simply divide by 100. You will find meter in terms of 0.12. Okay. अच्छा, तो can you tell me how to go through the calculation of this force now? Mass must be given. Okay, that is given already. Acceleration must be defined. Acceleration is not given directly, but can be calculated using initial velocity, final velocity, and distance as well. So using third equation of motion, यहाँ पे देखें जरा। अच्छा, थर्ड इक्वेशन क्या होती है बेटा? 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vs स्क्वायर होती है ना। अच्छा, तो यहाँ से एक्सेलरेशन क्या मिलेगी? फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर अपॉन 2s। ये वाला 2s यहाँ पे ले जाएं, ऐसे बनेगा। तो बड़ा सिंपल है, आप ये एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें, मास आपका वही रहा, एक्सेलरेशन क्या है? vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर अपॉन 2s। आपका फार्मूला सिंपल या डायरेक्ट इस तरह से हो गया। तो नाउ यू कैन गो थ्रू, लिसन, F इज इक्वल टू m, व्हाट इज द मास डिफाइंड? 0.02। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी भला कितनी है? दैट इज गिवन अगेन 250
स्क्वायर, वो रहा आपका। अच्छा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू एस, व्हाट इज द डिस्टेंस गिवन? 0.12, ये रहा आपका, ठीक है। तो ईच एंड एवरी वैल्यू इज एक्चुअली डिफाइंड, तो आपने क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अच्छा, लाइक 0.02, ये जो वैल्यू है ना 2, ये आप सीधा साधा यहाँ पे लग दें तो बनेगा तकरीबन 0.01, ठीक है। भला 0.01 को मैं लिख सकता हूँ 10 पावर -2, एक ही बात है ना। अच्छा, नीचे जो 12 है, भला 0.12 है, इस 0.12 को हम ऐसे नहीं लिख सकते। 0.12 कैन आल्सो बी रिटन इन दिस वे के 12 इंटू 10 पावर -2, क्योंकि आप डेसिमल को कैंसिल करें तो यू कैन एक्सप्रेस दिस 0.12 इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल नोटेशन लाइक 12 इंटू 10 पावर -2। अच्छा, 250 माइनस वही आपका 250 का स्क्वायर करना आपने, ठीक है ना। अच्छा, 250 का स्क्वायर, इसका मतलब 25 का स्क्वायर कितना बनेगा, पहले हम ये मालूम कर लेते हैं वाला, ठीक है। अगर 25 का हमें मिल जाए तो वी कैन इजीली गो थ्रू, तो इट वुड बी 625। अच्छा, 0 है 250 का, तो सिंपल सी बात है 2 0 लगा दो इस तरह से, ठीक है। ये कुछ इस तरह से ऐसे बनेगा सिंपल। अच्छा, तो इट वुड बी 62500, ठीक है। अच्छा, 10 पावर -2 10 पावर -2 हो जाएंगे कैंसिल आपके, ओके, माइनस। अब आपने कुछ भी नहीं करना, ये डिवाइड करना है, -62500 डिवाइडेड बाय 12। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें, उसके बाद इसको देख लें आप। अच्छा, इसको थोड़ा और हम मैथमेटिकली सिंप्लीफाई यहीं पे कर लेते हैं वाला। 6 2s are 12 और ये बनेगा 31250, ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन के लिए, ठीक है। अच्छा, एक और 2 का टेबल लगा लें इस तरह से, तो ये बनेगा तकरीबन ऐसे समझ लें, इट वुड बी, या ऐसे कर लें, डायरेक्ट डिवाइड कर लेते हैं। थोड़ा इसमें टेबल के चक्कर में आप और मजीद कंफ्यूज हो जाएंगे, हम इसको ऐसे डिवाइड कर लेते हैं 31250। इसको डिवाइड करना है किसके साथ बेटा, 6 के साथ, यहीं से कर लें, सिंपल जो वे है, ओके। सो सी, अच्छा 31 में ये टेबल जाता है, 5 6 are 30, एक बजेगा, 2 नीचे ले आए। नाउ 2 6 are 12 हो गया आपका। अच्छा, देन आफ्टर 5 बनेगा, 5 से टेबल नहीं लग रहा तो छोड़ दो, 0 ले आए, तो ये बनेगा तकरीबन ऐसे समझ लें 8, ठीक है। 8 6 are 48 और ये आपका बनेगा यहाँ पे 2, फिर डेसिमल लगाएं, फिर 0 दें, तो ये बनेगा तकरीबन 3333 ऐसे बनेगा। मतलब दूसरी माने में आप कह सकते हैं 5208 आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। मतलब जो रिटार्डिंग फोर्स है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सुने जरा, इट वुड बी 5208.3। भला ये पावर में हम अगर हम लिखना चाहें तो हम कैसे लिखें, जरा देखें, डेसिमल को यहाँ ले आओ तो इट वुड बी -5.2 इंटू 10 पावर, डेसिमल आपने कितना शिफ्ट किया है, 1 2 3, 10 पावर 3 न्यूटन। अच्छा, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। अब आंसर आप देखें कि कौन सा मोस्ट अप्रोक्सीमेट इस तरह से मौजूद है, 5.2 इंटू 10 पावर 3 न्यूटन। आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, तो इस सवाल का सही जवाब आपका ऑप्शन डी है। अच्छा, नेगेटिव साइन सर यहाँ पे क्यों नहीं दी? भाई नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि रेजिस्ट कर रहा है ना फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव, तो अंडरस्टूड है ये जो नेगेटिव फोर्स आपका बनेगा दैट वुड बी ऑल अबाउट द अपोजिशन ऑफर्ड इन द मोशन। सो इट वुड बी सिंपल, इट वुड बी लाइक 5.2 इंटू 10 पावर, मैग्नीट्यूड भले पॉजिटिव ले लें पर हम इस तरह से कह सकते हैं, ओके। थोड़ा कैलकुलेशन है पर ये बहरहाल इस तरह से हो सकता है, आ सकते भी हैं, मैंने पहले भी बता दिया, डोंट अंडर एस्टिमेट, ओके। अच्छा, कम टू द नेक्स्ट। अब ये वाली जो सारा कुछ मैंने जो लिखा है, मैं इसका एक डायग्राम बना के देता हूं, क्योंकि डायग्राम में ऑलरेडी मैंने लिखा है एज शोन, पर पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद इसको मजीद हम कंटिन्यू करते हैं। तो लिसन, इसका जो डायग्राम बनेगा कैसे, थोड़ा देखें इधर। अच्छा, मिसाल की तौर पे सुने जरा बेटा, ये एक एलिवेटर है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस या इसको हम लिफ्ट कहते हैं, ये है एक एलिवेटर, सही है। अच्छा, इस एलिवेटर के अंदर एक टेबल रखी हुई है, ये रही टेबल, ठीक है, और
इस टेबल के ऊपर किताब रखा हुआ है या एक बुक रखा हुआ है या ब्लॉक रखा हुआ है या कोई मास रखा हुआ है, ऐसे समझ लें, ठीक है। तो कहानी कुछ इस तरह से, अ ब्लॉक ऑफ 10 किलोग्राम इज प्लेस्ड ऑन द टेबल, ये ब्लॉक है जो कि आपने टेबल पे रखा, विच इज प्लेस्ड इन एन एलिवेटर एज शोन, जो कि एक एलिवेटर में आपने रखी। देन इफ एलिवेटर असेंड, बाबा असेंड का मतलब है वर्टिकली अपवर्ड, ये ऊपर जा रहा है, एट कांस्टेंट एक्सीलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर ये ऊपर जा रहा हो, देन लिमिटिंग फ्रिक्शन फॉर द ब्लॉक वुड बी डैश। देखें यार, ये ब्लॉक जमीन अपना सरफेस पे मौजूद है, रेस्ट में है, व्हेन अ बॉडी इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, यू नो द फ्रिक्शन ऑफर्ड इज टू बी लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना। अच्छा, मैंने या आपने ये पढ़ा होगा बेटा, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो आपने पढ़ी होगी, दैट वुड बी म्यू एम इनटू जी, हम ऐसे लिखते हैं, दैट इज ऑल अबाउट वी कैन से लिमिटिंग फ्रिक्शन। अच्छा, पर ये आम तौर पे व्हेन अ बॉडी इज इन रेस्ट तो इस तरह से है, पर यहां पे भी रेस्ट में, पर बात पता क्या है, ये फ्रेम तो जा रहा है ना बेटा, ये एलिवेटर आपके लिए फ्रेम है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो ध्यान में रखें, आपने वेट में ये पढ़ा होगा, मैं दोबारा से बता दूं, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग अपवर्ड या व्हेन अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज मूविंग अपवर्ड, तो उसका जो अपेरेंट वेट है वो एक्चुअल वेट के बराबर नहीं होगा, अपेरेंट वेट बढ़ता है ऊपर जाने से, ठीक है। और जब एलिवेटर नीचे आती है तो आपने पढ़ा होगा अपेरेंट वेट कम होता है, और जब ये एलिवेटर फ्री फॉल में होता है तो बॉडी वेटलेसनेस में होती है। तो उसका मतलब ये बना, अगर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर ये एलिवेटर, अगर ये लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो उसका मतलब ये हुआ कि अपवर्ड पुल है, कोई ना कोई अपवर्ड पुल है जब जा रहा है ना। अच्छा, इस दौरान इसका जो वेट बनेगा, यू नो एक बात बता दूं, जो वेट ऑफ द ब्लॉक बनेगा वो mg नहीं होगा, ठीक है। फिर वाला कितना होगा, द वेट ऑफ द ब्लॉक वुड बी mg प्लस a होगा। मैं दोबारा से बता दूं और ये आप खोपड़ी में बिठा दें, whenever frame of reference is ascending, तो एक्सेलरेशन आपका g नहीं होती, खाली एक्सेलरेशन जो नेट एक्सेलरेशन होती है ना, इट वुड बी a प्लस c। In the same way, when a frame of reference is descending, जब नीचे आ रहा होता है, तो जो नेट एक्सेलरेशन होती है वो g नहीं होती, g माइनस a होती है। तो इसका मतलब ये हुआ, अभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऊपर जा रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन g नहीं होती, इट वुड बी आइदर g प्लस a और इट वुड बी आइदर g माइनस a। तो इसका मतलब ये बना कि अगर ये ब्लॉक जिस फ्रेम में जा रहा है और वो फ्रेम अगर ऊपर जा रहा है ना, इसका मतलब है उसका जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, इट वोंट बी लाइक म्यू एम जी, बट यू कैन से इट वुड बी म्यू एम जी प्लस ए। तो यहां पे खाली जी नहीं लगेगी, जी प्लस ए लगाना है आपने। क्यों लगाना है? क्योंकि योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज एक्चुअली असेंडिंग, तो उसके मुताबिक आपने एक्सेलरेशन शामिल करनी पड़ेगी। सो इन अदर वर्ड्स यू कैन से इट वुड बी जी प्लस ए। अच्छा, तो ये है एक मेन इक्वेशन, मेन फार्मूला। जरा देखें लिमिटिंग फ्रिक्शन। बाबा म्यू की वैल्यू कितनी यहां पे डिफाइन है? 0.2। ओके, मास कितना है? बड़ा सादा, बड़ा सिंपल, इट इज 10 kg। अच्छा, G प्लस ए, यू नो राउंड ऑफ करके या आम तौर पे जो आपके जवाब हैं, आंसर हैं, दैट ऑल आर इन टर्म्स ऑफ नॉट डेसिमल फ्रिक्शन, दीज आर इन द राउंड ऑफ वैल्यू। तो यू गो अकॉर्डिंगली, द वैल्यू ऑफ G इज टेकन एज 10 एज वेल। अच्छा, प्लस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जो बनेगी उसका क्या होगा? सो इसमें हम देख लेते हैं, एक्सेलरेशन का बनेगा 2। अब ये आप सिंप्लीफिकेशन इस तरह से करें, इट वुड बी 2, वही रहा आपका 10 प्लस 2 प्रोड्यूसेस 12 इंटू 2 इट वुड बी 24 न्यूटन। तो आप कह सकते हैं आपका करेक्ट आंसर बनेगा सेकंड ऑप्शन बी। अच्छा, अगर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस तरह से जा रहा होता तो आप सिंपली कह सकते हैं द फ्रिक्शन वुड बी, लिमिटिंग फ्रिक्शन वुड बी 24। और अगर मैं इस ब्लॉक को थोड़ा आगे डिस्प्ले करना चाहूं तो जो फोर्स चाहिए होगा वो 24 न्यूटन से ज्यादा चाहिए होगा, या 24 न्यूटन ही देंगे ना, तो इट मे डिस्प्लेस बिकॉज ऑफ इनर्शिया। पर आपने जो फोर्स रिक्वायर्ड होगा वो जाहिर सी बात है 24 न्यूटन से ज्यादा चाहिए होगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन ये रही। चलें एक मिनट, अगर यही है सवाल, इसमें सिर्फ एक लफ्ज हम चेंज कर देते, डिसेंड लगा देते, तो पता क्या होता? नेट एक्सेलरेशन वुड बी G माइनस ए, फिर ये होता G माइनस ए,
फिर ये होता आपका 10 - 2, फिर ये बनता 8, 8 2 are 16, फिर आपका जवाब ही कुछ और होता। इन द सेम वे अगर ये कहा जाता कि भाई ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस या एलिवेटर रेस्ट में है, तो जो वेट है वो क्या बनेगा, खाली mg बनेगा, तो उसके मुताबिक जो एक्सेलरेशन है वो g बनेगी, तो उसके मुताबिक जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है दैट वुड बी μg, फिर तो सीधा साधा हो जाता, ऐसे हो जाता सिंपली। तो डू रिमेंबर, इस सवाल करने का मेरा मतलब ये समझाना था कि वेट में तब्दीली आती है व्हेन द बॉडी इज असेंडिंग और अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज एक्चुअली असेंडिंग अप और डिसेंडिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। जो नेट एक्सेलरेशन है इट वुड बी आइदर g + a और g - a। ऊपर जाने में वेट बढ़ता है क्योंकि नेट एक्सेलरेशन बढ़ती है, नीचे आने में वेट कम होता है क्योंकि नेट एक्सेलरेशन कम होती है। तो ये रहा आपका MCQs नेक्स्ट, ठीक है। चलें अब हम आते हैं, एक और है इधर देखें जरा। ओके, ये भी काइनेमेटिक डायनेमिक के हिसाब से, अ बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम इज मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड ऑन द स्मूथ सरफेस। इसका मतलब है फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। अच्छा, इफ इट इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 4 सेकेंड देन व्हाट इज द फोर्स नीडेड इन दिस केस। बता दें हमें फोर्स कितना लगाना पड़ेगा। अच्छा, पहले से फ्रिक्शन नहीं है, इसका मतलब पहले से ही जा रही थी, पर बाद में हमने रेजिस्ट किया इसको, बाद में हमने ब्रेक लगाया, बाद में हमने अपोजिशन ऑफर की, जब ये जाके रुक गई। तो व्हाट इज द फोर्स नीडेड? अगेन लाइक MCQs नंबर 1, F इज इक्वल टू ma, मास ऑफ द ब्लॉक गिवन है। अच्छा, एक्सेलरेशन नहीं दी इसने, तो एक्सेलरेशन हम मालूम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, इट कम्स टू रेस्ट मतलब फाइनल वेलोसिटी 0, तो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी गिवन हो और इट कम्स टू रेस्ट इन 4 सेकेंड, तो यू कैन गो थ्रू इक्वेशन नंबर 1 लाइक Vf इज इक्वल टू Vi + AT, Vf - Vi इज इक्वल टू AT। इसका मतलब A बनेगा Vf - Vi अपॉन T। तो एम आप वही रखें, Vf - Vi वही रखें इस तरह से अपॉन T। ये आपका फार्मूला बन गया सिंपली। आप सिंपली वैल्यू पुट करें। ओके, मास ऑफ द ब्लॉक इज 2, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 8, जो टाइम लगेगा इट इज ऑल अबाउट 4, तो इट वुड बी -8 अपॉन 4, ठीक है। तो माइनस बाहर ले आए, ये टेबल लगा लें इस तरह से, 2 4 8, 2 × 2 4 -4 न्यूटन। अच्छा, माइनस साइन का मतलब है अपोजिशन, क्योंकि जाहिर सी बात है फ्रिक्शन देंगे जब जाके बॉडी रुकेगी, तो नेगेटिव साइन इज ऑल अबाउट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नीडेड टू मेक द बॉडी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। बाकी 4 आपका वही है, इसका मतलब करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी बनेगा। दैट्स इट। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह से एक और है, द फोर्स ऑफ 100 डाइन, डाइन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। कौन से सिस्टम में? CGS सिस्टम में। एक्ट ऑन अ मास ऑफ 5 ग्राम, ग्राम इज द मास व्हिच इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ CGS सिस्टम अगेन फॉर 10 सेकेंड। बता दें कि स्पीड प्रोड्यूस कितना कर सकता है, ठीक है। अच्छा, ये बात आप ध्यान में रख लो, जो ब्लॉक आपका था वो पहले रेस्ट में था। सर इसने कहीं लिखा ही नहीं है रेस्ट, अंडरस्टूड है ना। जब आप फोर्स लगाते हो तो बॉडी में स्पीड आए, इसका मतलब है बॉडी पहले रेस्ट में थी, जब भी हमने फोर्स लगाना पड़ा इन ऑर्डर टू मेक द बॉडी इन मोशन। तो इसका मतलब ये है कि फाइनल वेलोसिटी आपसे पूछी गई है, व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी। अच्छा, इनिशियल क्या है भाई? इनिशियल आप सिंपली कह सकते हैं 0 है, नहीं लिखा हुआ, अंडरस्टूड है। अप्लाइड फोर्स causes the body to move, it means it was in rest previously, so that's it simple। अच्छा, एक्सेलरेशन गिवन ही नहीं है सर, कोई बात नहीं, फोर्स और मास गिवन है ना, वहां से एक्सेलरेशन मालूम कर सकते हो, मतलब A can be expressed like F/m, T आपका वही रहा T, तो बड़ा सिंपल है, 0 को छोड़ ही दें। अच्छा, हाउ मच फोर्स नीडेड? 100। अच्छा, व्हाट इज द मास ऑफ द ब्लॉक? दैट इज 5। अच्छा, हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू मूव? 10। तो ये टेबल लगा लें, 2 × 100 प्रोड्यूसेस 200। क्या मिला? स्पीड। कौन से सिस्टम के मुताबिक? CGS सिस्टम के मुताबिक। क्यों? क्योंकि वी हैव सॉल्व्ड ऑल द डेटा इन अकॉर्डेंस विद CGS सिस्टम। हमने टाइम की बात की है, तो जो यूनिट फॉर वेलोसिटी मिलेगा या स्पीड मिलेगा दैट वुड बी इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपका करेक्ट आंसर सेकेंड ऑप्शन बी होगा, ठीक है। तो बड़ी सादी सी कहानी फोर्स की, क्योंकि ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं ये फोर्स के हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक और हो जाए, लिसन,
द टेंशन इन स्प्रिंग एज शोन इन दिस फिगर वुड बी डैश। अगर ये स्प्रिंग हम ऐसे छोड़ दें तो रेस्ट में ये अगर रहे, कोई फोर्स नहीं लगाएं, तो क्या इसमें कोई स्ट्रेचमेंट होगी या कोई कंप्रेशन इसमें होगी? खुद थोड़ी होती हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है टेंशन वो फोर्स है जो किसी भी स्प्रिंग को फिलहाल छोड़ें, स्ट्रिंग को स्ट्रेच करने से पैदा होता है। और यहां पे स्प्रिंग है, स्प्रिंग में टेंशन फोर्स कैसे पैदा होगा? जब आप स्ट्रेच करेंगे उसको, जब आप इसको कंप्रेस करेंगे जब पैदा होगा। इसका मतलब ये बना, मिसाल की तौर पे 5 न्यूटन का फोर्स मैंने यहां पे लगाया, तो जो मेरा एक्सटर्नल फोर्स होगा बेटा, एग्जैक्टली टेंशन उतना ही पैदा होगा। डू रिमेंबर, अगर हम ये लगा दें कि भाई सर यहां पे भी आप फोर्स लगा रहे हैं, बाबा बात सुने, अगर हम यहां से नहीं लगाते, ठीक है, ऐसे छोड़ देते और सिर्फ एक ही साइड पे लगाते, तो दूसरा एंड उसका फ्री है ना। जब दूसरा एंड उसका फ्री है तो स्ट्रेच कैसे होगा? इन ऑर्डर टू स्ट्रेच द स्प्रिंग, one of end must be attached to any particular position or its both end must be straight, जब भी ये बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। इसका मतलब ये बना कि दूसरा एंड भी आपका या तो लगा दें, फिक्स कर दें, या फिर दूसरा भी आप फोर्स लगा दें। अब आपकी मर्जी है, यहां से स्ट्रेच करें या यहां से स्ट्रेच करें। जो एक्सटर्नल फोर्स होगा, द वैल्यू ऑफ टेंशन इन स्ट्रिंग वुड बी इक्वल टू द फोर्स नीडेड टू स्ट्रेच। जैसा आपने ये पढ़ा होगा बेटा, मिसाल की तौर पे ये ब्लॉक है, मैंने एक स्ट्रिंग के साथ सस्पेंड कर दिया, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे टेंशन पैदा होता है। भला ये टेंशन कितना होता है? जो वेट होगा वही होगा ना, और क्या। अभी वेट बढ़ा दें, टेंशन बढ़ेगा। इसका मतलब है जो एक्सटर्नल फोर्स हम लगाते हैं टेंशन उतना ही होता है। यहाँ एक्सटर्नल आप नहीं लगा रही, जमीन लगा रही है तो एक्सटर्नल ना, तो द वैल्यू ऑफ टेंशन वुड बी अकॉर्डिंगली। और हियर इन दिस केस we are going to stretch the spring, तो accordingly the stretchment exists in this one। जो हुक फोर्स है वो उसके मुताबिक पैदा होगा, और वही मेजरमेंट होती है किसी भी टेंशन इन स्प्रिंग की। तो बड़ा सिंपल है, टेंशन इन स्प्रिंग प्रोड्यूस, दैट वुड बी ऑप्शन सी। एंड इस एमसीक्यूज करने का मेरा सादा मतलब ये था कि स्ट्रिंग में या स्प्रिंग में जो टेंशन पैदा होता है उसका मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है कि एक्सटर्नल फोर्स आप किस तरह से लगा रहे हैं। अगर एक स्प्रिंग या एक स्ट्रिंग की बात करेंगे तो दैट्स इट। ओके, एग्जैक्टली इसी तरह से एक चीज और। ओके, अच्छा यहां पे थोड़ा देख लें, इसमें आप सही तौर पे इसको समझेंगे ना। A force of 250 Newton act on a body. Okay, the momentum squared is 125 kilogram meter per second. What is the period for which the force act on the body? Do you remember? Whenever force is applied on the body, then you know it causes an acceleration, or in other words, it changes the momentum, or in other words, it changes the momentum. And you might have done. The force causes impulse. The force causes the change in momentum. The change in momentum is all about, we can say, impulse. So यहाँ पे आप ऐसे बात कर सकते हैं कि भाई फोर्स लगेगा तो क्या होगा? इम्पल्स पैदा होगी, मोमेंटम चेंज होगा ना, इसको इम्पल्स कहते हैं। अच्छा, इट वुड बी F into डेल्टा टी, बड़ा सिंपल है। अच्छा, हम फोर्स लगाते हैं तो मोमेंटम चेंज होता है। बता दें ये आपको टाइम इंटरवल कितना रिक्वायर्ड होगा उस वक्त के दौरान। So this is all about delta t, आपने मालूम करना पड़ेगा। और फ्रॉम हेयर इट कैन बी डेल्टा t इज इक्वल टू डेल्टा p अपॉन f, ये यहाँ पे ले जाएं, इट वुड बी इन दिस वे। अच्छा, कितना इंपल्स या मोमेंटम आप चेंज कर रहे हैं या कितना स्क्वायर्ड होगा? 125। ओके, अच्छा भाई बात सुने, कितना आपने फोर्स लगा दिया? दैट इज 250। आप ये टेबल लगा दें, ये 125 का टेबल यहाँ पे लगेगा ट्वाइस, 2 टाइम, 1/2 का मतलब क्या? 0.5। तो इसका मतलब ये है हाउ लॉन्ग दिस फोर्स टेक्स टू मूव द बॉडी विद सच मोमेंटम, इट विल टेक फॉर 0.5 सेकेंड। तो इसका मतलब है करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हुआ। तो देखें, मोमेंटम कैन बी एक्वायर्ड बाय द बॉडी वन इफ यू अप्लाई दी फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स काजेस द बॉडी टू मूव। ठीक है, तो बेटा ये आपके कुछ एमसीक्यूज हो गए, ये काइनेमेटिक और डायनेमिक के। ज्यादातर हमने यहाँ पे फोर्स को कवर किया, ज्यादातर हमने यहाँ पे मोमेंटम की बात की, मेजॉरिटी में हमने फोर्स की बातें की। तो दैट वाज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द फोर्स। ठीक है, अच्छा अगला जो वीडियो होगा उसमें हम मोमेंटम को ज्यादा डिस्कस करेंगे, हमने फ्रिक्शन को भी ज्यादा डिस्कस करना है। तो
स्टे ट्यून्ड, स्टे इन टच, आपने यहाँ पे रहना है इस चैनल पे, ताकि आपको ये सारे के सारे नोटिफिकेशन और वीडियो आपको मिलती रहें, ठीक है। तो बड़ा सिंपल, वही कि बाद दफ़ा हम शेयर करना भूल भी जाते हैं, तो सब्सक्राइब होगा आपका ये चैनल, आपका लाइक भी होगा, इस तरह से बेल आइकन भी आपने प्रेस कर दिया होगा, तो फिर नोटिफिकेशन रेगुलरली आपको मिलती रहेंगी। सो खुश रहें, थैंक यू वेरी मच।